हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। आज का जो ब्लॉग है ध्यान से देखना, पूरा ब्लॉग ढंग से देखना, मतलब आराम से देखोगे तसल्ली से। 20 मिनट का ब्लॉग है ये। इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि अगर आप हिमाचल प्लान कर रहे हो, 8 से 9 दिन का टूर है आपका हिमाचल का। कहाँ कहाँ घूम सकते हो, शिमला मनाली धर्मशाला डलहौजी, साइट सीइंग के क्या क्या जगह है, क्या क्या घूमना है, कौन सी गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी का कॉस्ट तक मैंने इस ब्लॉग में बताया। पूरा प्योर कॉस्ट, पूरा ट्रांसपेरेंट, कोई हिडन चार्ज नहीं। अच्छी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा आपको कोई देगा नहीं। चैलेंज है मेरा, पूरे इंडस्ट्री में आप कहीं भी कर लो, किसी को कोई भी आपको सब इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आराम से। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग देखो इसको, आप लोगों को अगर पसंद आता है तो वेल एंड गुड है, पसंद ही आएगा। अगर आप लोग जाने के इंटरेस्टेड हो, तो अगर हिमाचल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको ब्लॉग बहुत हेल्पफुल है। पूरा ब्लॉग देखो। मैंने बताया कि चंडीगढ़, अम्बाला, अमृतसर कहीं से पिकअप होता है, कहाँ कहाँ हम आपको शिमला मनाली धर्मशाला 8-9 दिन में कहाँ कहाँ घुमाते हैं, क्या क्या प्लेसेस आप साइट सीइंग में देख सकते हो, कितने कॉस्ट इंक्लूड है, ड्राइवर का रहने खाने पीने का क्या सिस्टम होता है, गाड़ी के पैसे का क्या सिस्टम होता है, पैसे कैसे कैसे देने हैं, बुकिंग कैसे कैसे करनी है। तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप लोग प्लीज इस ब्लॉग को कंप्लीट देखिए एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट, और आप लोग देखिए डी ट्रांसपोर्टर्स टैक्सी सर्विसेज। और हमारा ब्लॉग आपको मीन्स अवेयरनेस करता रहता है टैक्सी सर्विस के बारे में। हिमाचल, अगर दिल्ली से या चंडीगढ़ अम्बाला, चंडीगढ़ अमृतसर, कहीं से भी आप लोग अगर प्लान कर रहे हो हिमाचल ट्रिप के लिए, तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको देखना चाहिए। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी गाड़ी हायर करनी चाहिए, कितने लोगों के लिए कौन सी गाड़ी होती है, कहाँ पे क्या क्या घूमने के लिए आप लोग देख सकते हो, साइट सीइंग के लिए क्या क्या है, प्लस गाड़ी का कॉस्ट कितना आता है, जो हमारा मेन होता है। हमारी कॉस्टिंग शुरू से ट्रांसपेरेंट रही होती है, हम लोग पूरा कॉस्ट पहले से ही कस्टमर को बता देते हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या घुमाते हैं, कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं, सब इंक्लूड होता है। तो लोग हमारे साथ मीन्स हमारे ब्लॉग देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आप भी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये ब्लॉग दिखा है तो डैट मीन्स की यू आर प्लानिंग फॉर रिसेंट हॉलीडे ट्रिप, मीन्स हिमाचल, शिमला, मनाली, कहीं के लिए आप ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हमारा ब्लॉग पे आते हैं। देखो, आज का जो ये जो ब्लॉग का डिस्कशन है वो है हमारा 8-9-10 डेज का हिमाचल ट्रिप। काफी लोग हमें फोन करते हैं, जैसे गुजरात से, बॉम्बे से, कैलकाटा, चेन्नई, ओडिशा, सब जगह से फोन करते हैं, मीन साउथ से, सब जगह से। अब टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, अभी फरवरी खत्म होगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून बहुत हाईएस्ट सीजन रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर ये बुकिंग्स चलती रहती हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर सपोज आप प्लान कर रहे हो कि आपको पूरा कंप्लीट हिमाचल घूमना है, मीन्स अगर आपके पास 8-9-10 दिन है और आप लोग हिमाचल घूमना चाहते हो, तो ये ब्लॉग आपके लिए मीन्स इंफॉर्मेटिव रहेगा। देखो, सबसे पहले तो सपोज कर लो आप दिल्ली से आ रहे हो, या अम्बाला, चंडीगढ़ या अमृतसर, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। चंडीगढ़ में हमारा एयरपोर्ट आता है और रेलवे स्टेशन है, अम्बाला में रेलवे स्टेशन है। मीन्स यहाँ से पूरे इंडिया से ट्रेन और फ्लाइट्स आती हैं। दिल्ली में भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन दोनों है, अमृतसर में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है। तो आप कहीं भी आ सकते हो, कहीं से भी टैक्सी ले सकते हो। सपोज करते हैं हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि आप लोग मान लो आप चंडीगढ़ या अम्बाला से स्टार्ट कर दो या अमृतसर से स्टार्ट कर रहे हो, और आपका 8-9 डेज का प्लान है जिसमें कंप्लीट हिमाचल करना है। हिमाचल मीन्स हम लोग आउटर हिमाचल नहीं लेंगे। आउटर हिमाचल मीन्स जो रफ एरिया है, जो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, एडवेंचर मीन्स थोड़ा रफ एंड टफ रहता है, उसमें काजा स्पीति आता है, तो उसको हम साइड में रहने देते हैं। उसके अलग से ब्लॉग्स बनाएंगे, उसमें अलग से कॉस्टिंग, अलग से स्टे का बताएंगे। हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पैकेजेस की, मीन जिसमें शिमला, देन कसौल, मणिकरण, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, और अगर चंबा किसी को जाना है तो चंबा, देन अमृतसर, और अमृतसर के बाद आप लोग अमृतसर ड्रॉप ले लो, या चंडीगढ़ ले लो, या अम्बाला, दिल्ली ड्रॉप कहीं भी ले सकते हो। तो आज मैं एक ऐसा करता हूँ, आज मैं नॉर्थ इंडिया का ही लेता हूँ। नॉर्थ मीन्स की हम चंडीगढ़ अम्बाला से ही लेते हैं, वहीं से पूरा स्टार्ट करते हो और वहीं छोड़ते हैं, अमृतसर ड्रॉप करते हैं। दिल्ली का भी कर सकते हो, हमारे सब ब्लॉग्स में दिल्ली के बारे में बताया हुआ है। अम्बाला से स्टार्ट कर रहे हो, आपकी ट्रेन आती है, अम्बाला कैंट में उतरते हो। आप कभी भी आ सकते हो, दिन रात कोई टाइम आप चूज करो, जो टाइम आप बोलोगे उस टाइम आपको गाड़ी मिलेगी। अच्छी गाड़ी देंगे, A1 गाड़ी देंगे, अच्छा ड्राइवर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं पूरे टूर में। सबसे अच्छा बेनिफिट हमारा क्या है, हमारे नंबर्स 24/7 चलते रहते हैं। कभी भी कोई भी परेशानी, दिक्कत या कुछ भी इंक्वायरी करना है, आप कभी भी हमें मैसेज या व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। जब मर्जी कॉल करो, हम आपको तुरंत रिवर्ट करते हैं। अब देखो, शिमला में क्या क्या आता है घूमने के लिए। शिमला में जब हम लोग जाते हैं साइट सीइंग के नाम पे, तो वहाँ पे आता है कुफरी, देन एक माल रोड है, माल रोड पे रिच चर्च, सब माल रोड भी आता है, एक जाकू टेम्पल है। माल रोड पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, गाड़ियाँ शिमला के नीचे पार्किंग है, वहीं पे खड़ी रहती है, जो हाई कोर्ट की पार्किंग है, लिफ्ट की पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी आपको छोड़ती है। माल रोड आपको पैदल जाना पड़ता है, 3-4-5 घंटे आप माल रोड पे स्पेंड करते हो। माल रोड इज अ मस्ट फॉर शिमला। जो भी शिमला जा रहा है उसको माल रोड देखना जरूरी है, मीन्स तभी आपको मजा आएगा कि शिमला घूमे। एक जाकू टेम्पल आता है, जाकू टेम्पल के केस में भी गाड़ी जाकू के नीचे, टेम्पल तक नीचे तक जाती है, ऊपर हमारी गाड़ी नहीं जा पाती। लोकल टैक्सी लेके जा सकते हो, 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है, आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। कुफरी में हॉर्स राइडिंग होती है, वो कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, तो लोग कुफरी जाते हैं। अगर शिमला आपके पास ज्यादा दिन है, कि सपोज ये उन कस्टमर्स के लिए जैसे जो शिमला में 2 नाइट या 3 नाइट स्टे करते हैं, तो शिमला में फिर आप लोग जैसे मशोबरा, नारकंडा,
और चैल, ये सब इंक्लूड कर सकते हो जो थोड़े दूर पड़ते हैं। जैसे शिमला से नारकंडा 65 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है, आना जाना है। एंड मीन्स सब जगह रोड अच्छे हैं, और जो व्यू है शिमला का वो बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग व्यू है, तो आपको बहुत मजा आएगा। शिमला का जब पार्ट आपका हो जाता है कि जैसे आपने शिमला कर लिया, अब नेक्स्ट आपकी डेस्टिनेशन रहती है शिमला से बाद मनाली। देखो एक ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर में चलता है, ऐसा नहीं कि शिमला के बाद मैं धर्मशाला गया, डलहौजी गया, फिर मनाली आऊंगा, ऐसा नहीं है। तो शिमला के बाद एक ऑर्डर है जो कहता है कि पहले मनाली जाया जाएगा। ऑन द वे जब मनाली जाते हैं, रास्ते में सुंदरनगर लेक आती है, देन मंडी पंडोह डैम आता है, और कुल्लू भी आता है। कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग आप लोग कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कुल्लू में पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको समय निकालना होता है, वो आप लोग कर सकते हो। सस्ती पैराग्लाइडिंग होती है, 1500 रुपये में स्टार्ट है, राफ्टिंग 400 रुपये से 500 रुपये स्टार्ट हो जाती है। कुल्लू में शॉल्स फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे वुलन शॉल्स और स्वेटर्स ये सब बनाना सिखाते हैं, मतलब बनती हैं, आप लोग वो देख सकते हो। और वहाँ से परचेज करना तो डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो। किसी को अगर कसौल मणिकर्ण जाना है तो वहाँ पे अगर नाइट स्टे करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो कसौल मणिकर्ण में आप लोग नाइट स्टे भी कर सकते हो, कि जब शिमला से गया तो कसौल मणिकर्ण में नाइट स्टे किया, तो वहाँ से आप लोग फिर मनाली चले गए। अब इसके बीच शिमला और कसौल मणिकर्ण के बीच में जिबी नाम का जगह आती है, जिसको हम बोलते हैं तीर्थन वैली। तीर्थन वैली में क्या 3-4 जगह बना के एक मतलब तीर्थन वैली बनाया, बट उसका जो मेन स्पॉट है जो लोग टूरिस्ट देख सकते हैं, जो इजिली एसेसेबल है थ्रू रोड, वो है जीबी। अगर आप जीबी प्लान करते हो तो उसका जो रास्ता है, जब हम शिमला से जाते हैं, जैसे सुंदरनगर लेक आया, पंडोह डैम आ गया, देन मंडी और टनल आती है, और टनल से जस्ट राइट ही आपको जीबी के लिए रोड जाता है। तो उस टनल से जीबी अप्रोक्सीमेटली है हमारा, आई थिंक 25-30 किलोमीटर के अंदर ही है, कुछ 25-30 किलोमीटर के आसपास है जीबी। जीबी में साइट सीइंग के लिए वाटरफॉल है, मिनी थाईलैंड उसको बोलते हैं, एक जगह नदी किनारे बैठा देते हैं, और एक टांडी विलेज है, श्री लिंगा ऋषि मंदिर है, चैनी कोटी है। तो जीबी में मैक्सिमम पैदल चलने वाली चीजें ज्यादा हैं। सिर्फ वाटरफॉल है जो पार्किंग तक गाड़ी जाती है, और वाटरफॉल हार्डली 100 मीटर पे वाटरफॉल आप देख सकते हो। और एक जीबी का एक और अट्रैक्शन पॉइंट है जलोरी पास। जलोरी पास जो जीबी से बहुत ऊपर है, मीन 12 किलोमीटर ऊपर है, जिसके एक्स्ट्रा चार्ज लेके आप जलोरी पास भी जा सकते हो। ये तो हो गया जीबी जलोरी पास। अगर जीबी स्किप करना है तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एज सच वो एक नई डेस्टिनेशन है जो हार्डली 3-4 साल से एक डेवलप हो रही है, अच्छी बनती जा रही है। तो अभी पर अगर आप पूरा हिमाचल करते हो और जीबी देखना है तो आप लोग देख सकते हो, और नहीं तो स्किप करना तो स्किप कर सकते हो, बट जीबी नाइट स्टे आपको करना पड़ता है। उसके बाद सपोज आपने जीबी कर लिया या स्किप कर दिया, उसके बाद आप लोग कसौल मणिकर्ण पहुंच गए, वहां पे भी आपने देख लिया। और देखो ये जो जीबी जैसे तीर्थन वैली है, बहुत और भी बहुत जगह हैं छोटी छोटी, बट अगर आपको कंप्लीट हिमाचल करना है 8-9 दिन, तो ये जीबी और उसके आसपास बहुत मुश्किल हो जाएगा, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो जीबी के बाद जैसे गुशैनी है, और 2-3 जगह और हैं जो और रिमोट मीन्स विलेजेस में आ जाता है, तो वो होम स्टे ये सब बने हैं और आप इसी वहाँ रह सकते हो। बट एनीवेज हम सोचते हैं कि चलो टूरिस्ट है, इतना इंटरेस्ट नहीं है आपको इतना रिमोट घुसने में, तो आप लोग कसौल मणिकर्ण चले गए। अब कसौल मणिकर्ण के आगे भी बहुत चीजें हैं, ये तो एक मोटा मोटा है। कसौल मणिकर्ण के आगे जैसे किसी को तोश या खीरगंगा जाना है, ट्रैकिंग का शौक है, तो वो तोश जाएगा। तो तोश के लिए गाड़ी हमारी मणिकर्ण से बरसानी तक छोड़ेगी, बरसानी से आप लोग तोश जाते हो या खीरगंगा जाके ट्रैक करके वापस आते हो। तो वो बहुत इन डेप्थ हो जाता है। इन डेप्थ ये लोग वही करते हैं, जैसे किसी ने कसौल प्लान किया है 3 या 4 या 5 डेज, तो वो इसको एक्सप्लोर करेगा। किसी ने जीबी या तीर्थन वैली 2 या 3 दिन की 4 दिन के लिए डिसाइड किया, तो वो उसको एक्सप्लोर करेगा। बट जब हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं कि आपको 8-9 दिन का हिमाचल ट्रिप करना है और आपको सब डेस्टिनेशंस कवर करनी है, तो ये इंटीरियर बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप कसौल मणिकर्ण करते हो, उसके बाद आप मनाली पहुंच गए। मनाली में बेसिक साइट सीइंग आता है, जैसे हमारा हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड एंड जोगनी वाटरफॉल जाना है, तो गाड़ी वशिष्ठ की पार्किंग तक आपको लेके जाती है। पार्किंग से आप लोगों को ऊपर पैदल ट्रैक करके जाना होता है, 400-500 मीटर तक ट्रैक है। उसके बाद हम लोग सोलांग वैली कवर करते हैं, मनाली से ऊपर सोलांग वैली तक गाड़ी लेके जाते हैं। अगर आपको सोलांग से भी और ऊपर जाना है, जैसे अटल टनल देखनी है, टनल क्रॉस करके शीशु तक जाना है, टनल क्रॉस करके शीशु जो है हार्डली 8-9 किलोमीटर है। शीशु के बाद फिर केलोंग आ जाता है, और केलोंग के बाद फिर जिस्पा, फिर वो लेह लद्दाख वालों के लिए शुरू हो जाता है। बट हम लोग शीशु तक एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पैकेज मानते हैं, शीशु तक आप लोग जाओ, देखो, अच्छी जगह है। अगर बर्फ देखनी है और सपोज कर लो मार्च अप्रैल मई तक का टाइम है, तो आप टनल क्रॉस करके राइट लोगे, कोकसर तक जा सकते हो बर्फ देखने के लिए। तो बर्फ मिल जाती है आपको, मतलब पूरी पहाड़ी बर्फ से ढकी होती है। रोहतांग पास अगर खुल जाता है, मान लो अगर आप 15-20 मई के बाद आते हो और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, तो रोहतांग पास खुला रहता है। रोहतांग पास के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, जो डिपेंड करता है, मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो क्लास में कितने चार्ज होते हैं, जिसमें हम रोहतांग पास दिखाते हैं। रोहतांग के बाद नीचे कोकसर, टनल, शीशु, सोलांग करके वापस गाड़ी आती है एक बार। अब सपोज करो आपको मनाली का पूरा पार्ट हो गया, अब आप लोगों के वहां से जाना है धर्मशाला मैक्लोडगंज। देखो मनाली से धर्मशाला मैक्लोडगंज पहुंचने में लगते हैं 7-8 घंटे आराम से लगते हैं। डिस्टेंस है 250 किलोमीटर के आसपास, 240-45 किलोमीटर।
अब होता क्या, पूरा दिन लग जाता है मैक्लोडगंज पहुंचने में, तो मैक्लोडगंज आप 2 नाइट स्टे रखो तो ज़्यादा सही रहता है। अब ऑन द वे क्या क्या आता है, कसौल मणिकर्ण तो आपने शायद पहले ही कर लिया जब शिमला से मनाली जा रहे हो। अगर कसौल मणिकर्ण उस टाइम नहीं किया है और तो फिर मनाली में 1 नाइट स्टे कम करके कसौल मणिकर्ण स्टे कर लो और वहाँ से फिर आप धर्मशाला चले जाओ। और अगर कसौल मणिकर्ण नहीं देखना है तो फिर मतलब कसौल मणिकर्ण को छोड़ ही दो। अब आप मनाली से जा रहे हो धर्मशाला, सुबह गाड़ी 9 बजे स्टार्ट करती है तो मैक्लोडगंज धर्मशाला पहुंचती है रात को 6-7 बजे के आसपास, क्योंकि लंबा ट्रिप होता है, बीच में ट्रैफिक जैम हो सकता है, कहीं पतले रोड हैं, हिमाचल की घाट वाले रोड है तो उसमें टाइम लगता है। और मैक्लोडगंज में साइट सीइंग के लिए आता है जैसे दलाई लामा टेम्पल, देन बाक्सूनाग वाटरफॉल, देन चर्च आता है एंड बाक्सूनाग टेम्पल आता है। मैक्लोडगंज की व्यू साइन, जिस अट्रैक्शन पॉइंट छोटे मोटे मतलब मार्केट और तिब्बतियन मार्केट ये सब आती है। देन डी डल लेक जिसको बोलते हैं वो आता है, और एक इंटरनेशनल स्कूल है जिसको लोग देखने जाते हैं जो पहाड़ों में बना हुआ है। तो एटलीस्ट 2 डेज आप लेके चलो। उसके बाद जब मैक्लोडगंज का पार्ट हो गया तो हम नीचे धर्मशाला आते हैं। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है, टी गार्डन्स, वार मेमोरियल, ये 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर वहीं से हम डलहौजी निकल जाते हैं। डलहौजी पहुंचने में धर्मशाला से रफली 4 से 5 घंटे लगते हैं। डलहौजी में खजियार मेन साइट सीइंग है और एक वहाँ काला टॉप है। काला टॉप पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बट अब डलहौजी खजियार आप देख सकते हो। एक वाटरफॉल है वो भी वहाँ पे देख सकते हो, और डलहौजी का माल रोड। जब ये सब हो गया उसके बाद लोग वहाँ से जाते हैं अमृतसर। अगर किसी को वैष्णो देवी कटरा करना है तो वो डलहौजी से चेकआउट करेगा, सीधा कटरा जाएगा। डलहौजी से कटरा आई थिंक वही 3-3.5-4 घंटे के अंदर आप पहुँच जाते हो कटरा वैष्णो देवी। फिर कटरा वैष्णो देवी जाओ, फिर दर्शन करो, उसके बाद वहाँ से आप अमृतसर आ गए। अगर कटरा वैष्णो देवी नहीं जाना है, जम्मू वाला पार्ट नहीं है, तो डलहौजी से डायरेक्ट आप अमृतसर जा सकते हो। अमृतसर वहाँ से 250 किलोमीटर है, डलहौजी से 5-6 घंटे लग जाते हैं। और शाम को अमृतसर की बागा बॉर्डर की परेड देखी जाती है, जो शाम को 4:30-5 बजे तक आपको बागा बॉर्डर पहुंचना होता है। देन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जलियांवाला बाग है, ये लोग मेन चीज़ें देखते हैं। उसके बाद कुछ लोग है, डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेन है, फ्लाइट है, क्या है, तो कुछ लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मीन्स अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग अमृतसर से रिटर्न फ्लाइट वो बुक कर लेते हैं या ट्रेन बुक कर लेते हैं, अब जहाँ भी जाना है। या फिर कुछ लोग वहाँ से चंडीगढ़ आ जाएंगे या बाल आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे जिनको टिकट वेट कुछ नहीं मिलता तो वो दिल्ली आ जाते हैं रिटर्न। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोग्राम है, कैसे है। बट ओवरऑल आपका ये 9 to 10 डेज का प्लान होता है। अब 9 to 10 डेज आपको डिवाइड कैसे करने हैं। अभी लोग पूछते हैं कि भैया हम लोग डिवाइड कैसे करें यार, 9 डेज है, आप एक प्लान बनाओ। देखो हमारे पास कोई आइटनरी फिक्स नहीं होती है, ये टूर मैंने आपको बता दिया कि ऐसे 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 करके आप टूर कर सकते हो। अब आपको उसके अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना है। सपोज करो आप अम्बाला चंडीगढ़ से करते हो तो शिमला मेरे हिसाब से 1 नाइट स्टे काफ़ी है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेन कब आ रही है। अगर आपकी ट्रेन अम्बाला चंडीगढ़ में मतलब सुबह के टाइम आ रही है, जैसे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ट्रेन आ रही है, तो शिमला 1 नाइट स्टे मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट रहता है। उसमें क्या है, चंडीगढ़ से शिमला या अम्बाला से शिमला पहुंचने में चंडीगढ़ से 3.5 घंटे हैं और अम्बाला से आई थिंक 4-4.5 घंटे लगते होंगे शिमला पहुंचने में। तो 1 नाइट शिमला काफ़ी रहता है। उसके बाद 2 नाइट आप मनाली कर लो और 1 नाइट कसौल कर लो, तो टोटल हो गए 2-3-4 नाइट हो गए। तो इसमें मनाली 3 नाइट कर लो आप स्टे, शिमला 1 नाइट स्टे कर लो, मनाली 3 नाइट, 1 नाइट कसौल कर लो, तो टोटल हो गए 3-4-5 नाइट स्टे हो गए। 2 नाइट कर लो धर्मशाला, 6-7 हो गए। 1 नाइट कर लो डलहौजी, 8, और अमृतसर 9, तो टोटल 10 डेज का मैंने बताया। अब इसमें आप स्टे प्लस माइनस कर सकते हो, जैसे शिमला में 1 नाइट स्टे कर लिया, मनाली आप एटलीस्ट 2 स्टे तो रखो ही रखो। 2 नाइट स्टे अपने मनाली कर लिया। अगर कसौल स्टे करना है तो ठीक है, नहीं तो कसौल भी 1 नाइट रख लो। तो ये 4 नाइट का स्टे हो गया अभी तक, मीन्स 1 नाइट शिमला, 2 नाइट मनाली, 1 नाइट कसौल, 4 नाइट का स्टे। और 1 नाइट मैक्लोडगंज रख लो, 5, 1 डलहौजी, 6, 1 अमृतसर, 7, और 8 दिन में आप आ जाओगे वापस। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। आपके साथ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड हैं, या छोटे बच्चे हैं 2-2, 3-3, 5-5 साल, तो जो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप यंगस्टर्स हो तो आप धर्मशाला में 1 नाइट भी स्टे करके आ सकते हो। डिपेंड करता है कितना, बट ओवरऑल ये जो पूरा कंप्लीट मैंने टूर बताया है, अगर वैष्णो देवी कटरा को आप नहीं भी करते हो तब भी आपको 8 to 9 डेज आपको चाहिए होते हैं इस टूर को कंप्लीट करने के लिए। एंड अच्छी आराम से हो जाता है। पूरे टूर पे आपकी इंटरनेट सेवा सब सही चलती है, 4G 5G सब जगह सही चलता रहता है। जियो, एयरटेल सब आपके फ़ोन चलते हैं, सब जगह नेटवर्क और कैश पेमेंट, ये वो गूगल पे, पेटीएम हर जगह चलता है, कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं होती। मीन्स आप बेधड़क ऑनलाइन कर सकते हो, कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दुनिया भर के ATMs हैं, सब जगह अच्छे, सब जगह होटल्स मिल जाते हैं। शिमला मनाली आपको अगर होटल पहले से बुक नहीं किया तो आप जिस दिन जा रहे हो उस दिन आप अच्छे होटल्स बुक कर सकते हो, सस्ते में मिल जाते हैं। शिमला मनाली मीन्स 1000 रुपये से आपको अच्छा होटल मिलना शुरू हो जाता है, 1000-1200 से अच्छे होटल मिल जाते हैं, सब जगह मिलते हैं होटल। और 2 स्टार 3 स्टार होटल भी मिलते हैं। मतलब आप पीक सीजन में भी जाओगे, पीक सीजन मई जून पीक सीजन, सिर्फ
क्रिसमस न्यू ईयर पे थोड़ा सा पहले से बुक करो, बट ये मई जून पीक सीजन में भी जाओगे तब भी होटल आपको इजिली मिल जाते हैं पहले से बुक। अगर ग्रुप छोटा है कि 4 5 6 लोग हैं तो इजिली हर जगह आपको होटल्स इजिली मिल जाते हैं, बहुत इजिली। देखो शिमला मनाली का एक एवरेज रेट बताता हूँ, 2500 रुपये 3 स्टार होटल का विद ब्रेकफास्ट कम से कम। और अगर आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होटल वाले से तो आपको लंच लंच डिनर फ्री, मतलब डिनर इंक्लूड हो जाएगा 2500 के रेट में। शिमला मनाली 2500 रुपये में कपल के लिए बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट डिनर हमने खुद लिया है, मिल जाता है इसलिए। आप ऑनलाइन सर्च कर लो, होटल्स देखो बुक करने का बड़ा सा तरीका, आप ऑनलाइन मेक माई ट्रिप गोवा में सर्च कर लो 3 स्टार होटल कौन सा है, ब्रेकफास्ट है नहीं है, और फिलहाल एक नाइट बुक कर लो, बाकी वहाँ जाके बार्गेनिंग कर लो कि भैया कितने पैसे लेने हैं आप बताओ। तो इवन मतलब 2500 रुपये में 3 स्टार होटल आपको विद ब्रेकफास्ट डिनर आराम से मिल जाता है फॉर कपल के लिए। खाना आप होटल का इंक्लूड करो, क्योंकि होटल्स में क्या होता है खाना अगर आप मेन्यू के अकॉर्डिंग मांगोगे बहुत महंगा पड़ता है, तो उसको बुफे सिस्टम में ऐड कर लो, बहुत सस्ता खाना पड़ता है और अच्छे में आपका निकल जाएगा। धर्मशाला डलहौजी सब जगह आपको मतलब 3 स्टार होटल बता रहा हूँ 2500 में मिल जाते हैं। सस्ता होटल चाहिए, बजट होटल जिसको बोलते हैं, जो 2 स्टार कैटेगरी में आते हैं, वो भी आपको 1000 1200 से मिल जाते हैं। खाने का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एज पर योर ऑर्डर्स। तो होटल्स इजिली मिल जाते हैं। काफ़ी मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि भैया मैं पूरा पैकेज उस एजेंट से ले रहा था तो वो बहुत कॉस्टली जा रहा है। क्यों? क्योंकि एजेंट क्या है ना, आपको पहले डरा देगा कि भैया होटल नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, आप पहले से बुक करो। एजेंट आपको 3 महीने पहले से ही बुक करवा लेगा, पैसा ले लेगा, एंड में जो होटल बोला होगा वो नहीं देगा, कुछ और होटल देगा। तो एजेंट्स का मार्जिन बहुत हाई होता है। अब देखो हमारे पास भी एजेंट्स की बुकिंग्स आती हैं जो टैक्सी बुक करते हैं हम लोगों से एजेंट्स। तो यकीन मानो कि अगर किसी ने सपोज 1 हफ्ते बाद जाना है ना, तो वो हमको 2 या 3 दिन पहले फोन करेगा कि भैया गाड़ी चाहिए, ये रेट है, ये वो एजेंट ने बुकिंग किया, बट बाद में पता लगता है कि क्लाइंट ने बुकिंग 3 महीने पहले एजेंट को पैसे दे दिए थे, गाड़ी बुक हो चुकी थी। तो क्या होता है कि एजेंट्स अपना मार्जिन बहुत हाई रखते हैं। मतलब अगर आप किसी एजेंट से टैक्सी होटल बिल सब कुछ लोगे ना, गाड़ी वाड़ी, तो इस एजेंट अगर आपको 1 लाख रुपए बोला है उसने कि 1 लाख आपका कॉस्ट है उस पूरे टूर का, 9 दिन का पूरे करने का, सपोज जो भी 2 या 3 4 लोग हो, तो उसमें एजेंट का 25-30 हज़ार रुपये एजेंट का मार्जिन होता है। मतलब बहुत हाई मार्जिन होते हैं। तो अगर आप होटल खुद करोगे, गाड़ी खुद करोगे, जैसे गाड़ी आप लोगों ने मान लो हमसे ले ली है, किसी से भी ले ली टैक्सी वाले से, गाड़ी आपने खुद की है, होटल आप ऑनलाइन बुक कर लो या वहां जाके बुक कर लो, बहुत सस्ता पड़ता है, मीन्स सस्ते में आपका टूर निकल जाता है। अब देखो कॉस्ट की बात करते हैं कि सपोज कर लो आपको एक डिजायर जैसी गाड़ी की बात करते हैं, आपका 9 डेज का प्रोग्राम है, चंडीगढ़ अम्बाला से पिकअप है, पूरा ये साइट सीइंग करके अमृतसर चंडीगढ़ छोड़ना है, 9 डेज के अंदर आप वापस आ जाते हो। एक डिजायर जैसी गाड़ी का सेडान गाड़ी जिसको बोलते हैं, 27,000 रुपीज कॉस्ट आता है, 3000 पर डे का रेट है 9 डेज के लिए। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि भैया मैं 7 दिन में पूरा टूर करूंगा और मुझे 21,000 में गाड़ी दे दो, वैसा नहीं होता। एक इंटरनल फॉर्मूला होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि सपोज अगर ये पूरा हिमाचल करना है, इसको हम पूरा हिमाचल बोलते हैं मीन्स टूरिस्ट लोकेशन के हिसाब से, तो मिनिमम 8 डेज के पैसे लेते हैं। तो 8 डेज का 24 हो गया। अब कोई कहेगा 7 डेज में करना, तो हम कहेंगे ठीक है भैया 23,000 लगेगा। मीन्स हमेशा ऐसा नहीं है कि 3000 पर डे के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करोगे। और अटल टनल शीशो अगर आप जाते हो, सपोज रोहतांग पास बंद है, अटल टनल शीशो कोक्सर करना है तो हम 2500 लेते हैं, और रोहतांग पास खुल जाता है तो पूरा कंप्लीट सर्कल करना है रोहतांग पास, तो छोटी गाड़ी का 5-5.5 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं। अब सपोज एर्टिगा की बात करते हो, अगर आपको मारुति एर्टिगा गाड़ी चाहिए, आप कहते हो कि भैया 9 डेज का प्रोग्राम एर्टिगा, तो एर्टिगा का देखो 4000 पर डे लेते हैं। सबसे घटिया से घटिया रेट मैं बता रहा हूँ जो हम लोगों का है, सबसे लोएस्ट बोलते हैं हम इसको, सबसे कम, इससे कम रेट नहीं कर पाते। सीजन में थोड़ा बहुत प्लस चलता है, ये अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड सीजन का बता रहा हूँ, जैसे जनवरी फरवरी मार्च का ये रेट बता रहा हूँ, 4000 पर डे के हिसाब से 9 4 36 होते हैं। हम लोग अगर बार्गेनिंग का मूड हो 35 तक इसको कर देते हैं एर्टिगा का। और रोहतांग पास सेक्शन करना है तो 6000, और अटल टनल शीशु कोक्सर करना है तो 3000 एक्स्ट्रा। इनोवा की बात करते हो तो इनोवा का 5000 पर डे लेते हैं। क्रिस्टा की बात करते हो तो 5500 पर डे के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। और कभी कभी रेट्स थोड़े बहुत प्लस चलते हैं। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग एंट्री लेवल बता दी कि चंडीगढ़ वाला आपको इस रेट से स्टार्टिंग में टैक्सियां मिल जाती हैं और आप इजीली बुक कर सकते हो। सब जगह हमारी गाड़ियां चली जाती हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया आपकी गाड़ी लाउड नहीं है, हिमाचल की लोकल टैक्सी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है पूरे उसमें। सब जगह आप लोग अपनी गाड़ियां लेके जा सकते हो, आप अपनी खुद की गाड़ी उसको लेके भी जा सकते हो। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिमाचल की जाएगी, कहीं भी यार कहीं भी लेके जा सकते हो आप लोग। और बस रोड ठीक होना चाहिए और वो रोड उस गाड़ी के लायक होना चाहिए जाने के लिए। बाकी ये सब तो मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर भी इसके अलावा काफ़ी लोगों के डाउट होते हैं, पूछते रहते हैं कि भैया ड्राइवर अच्छा दोगे, ये अच्छा दोगे, टाइमिंग क्या रहता है। देखो पहाड़ी इलाका है, ड्राइवर की जो ड्यूटी होती है मैक्सिमम 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं ड्राइवर। 8 बजे के बाद ड्राइवर को अपना सोना होता है, रहने खाने के लिए इंतजाम करना होता है, इसलिए वो सो जाते हैं। और मीन्स खाने के लिए इंतजाम करना है, ढाबा ढूंढना है, क्योंकि पहाड़ों में ढाबे जल्दी बंद हो जाते हैं और विंटर्स में तो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। तो 8 बजे तक आप ड्राइवर को 7:30 8 o'clock के आसपास उसको छोड़ दो, उसको अलविदा कर दो, ताकि अपना खाना खा सके, रेस्ट कर सके और वो नेक्स्ट डे की तैयारी कर सके। फिर भी कभी लगता है आपको 8 बजे के बाद गाड़ी यूज़ करनी है,
तो ड्राइवर को 250-300 रुपये के आसपास नाइट एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, और वो ड्राइवर को पहले से इन्फॉर्म करना होता है कि भैया हम रात को खाना खाने जाएंगे, तो आपकी गाड़ी चाहिए होगी, तो प्लीज़ आप अवेलेबल रहें। वो ड्राइवर फिर कोऑपरेटिव होते हैं, वो कर लेते हैं। बाकी ड्राइवर्स का सच कोई इशू आता नहीं है, बस वही होता है कि ड्राइवर को आपको ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल का मतलब है कि जैसे आप लोग कहीं चाय पी रहे रुके हो और ड्राइवर साथ में है, गाड़ी में आए थे, तो ड्राइवर को चाय ऑफर कर दो, चाय पिला दो। हर ऑल्टरनेट डेज में उसको 100-200-300 रुपये खाने के नाम पे ऐसे दे दो कि लो भैया रखो और खाना खा लेना। उसमें क्या ड्राइवर खुश रहता है। 8-9 दिन का अगर ट्रिप है तो ड्राइवर का थोड़ा चेहरा खिला खिला रहेगा, ऐसे ही हंसता रहेगा, ड्राइवर खुश रहेगा, जिससे वो अच्छी सर्विस देता है। क्योंकि उसको ये होता है कि क्लाइंट मेरे को पूछ रहे हैं, चाय के लिए पूछ रहे हैं, और हर दूसरे दिन आप उसको 200-300 रुपये दे रहे हो, तो उसका एक खाने का ना मतलब कुछ सिस्टम होता है, वो बेचारे का वो सॉल्व हो जाती है। और बाकी कंपनी तो डी देती है, ड्राइवर को सब कुछ देती है, सैलरी मिलती है, बट हर ड्राइवर सोचता है कि टूर में तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ इनकम हो जाए, तो वो ड्राइवर्स के लिए एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। और उसको उम्मीद रहती है क्लाइंट बहुत अच्छा है जो मेरे को पूछ रहा है, इसलिए क्लाइंट भी आपको, ड्राइवर भी आपको अच्छी सर्विस देते हैं। तो ये मेरा नहीं, सबका ड्राइवर सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप उनको प्यार दोगे वो आपको अच्छे से सर्विस देंगे। और यही सब है। बाकी वैसे तो ट्रिप में ड्राइवर्स का रहना खाना पीना सब इंक्लूड होता है, वो अपना मैनेज खुद कर लेते हैं या होटल वाला उनको फ्री में दे देता है। बट फिर भी क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं कि भैया अगर हम करें तो देखो, आप ड्राइवर को पूछते हो तो आपकी अपनी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग पूछते हो, अच्छा करते हो, तो ड्राइवर के साथ आपके अच्छे रिलेशंस बनते हैं और वो सर्विस अच्छी चलती है। बाकी अब आता है कि बुकिंग कैसे करनी है। अगर आपको लगता है कि मेरा ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल था, आपको बहुत मजा आया, आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन ब्लॉग था, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आप लोग को बहुत ही रियली में बहुत मजा आया, टैक्सी बुक कर सकते हो। टैक्सी बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपना एक प्लान व्हाट्सअप करना होता है, एक रफ प्लान कि मेरा ये प्लान है, मुझे ये करना है, डेट्स के साथ। हम लोग उसको रिवाइज करके एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको भेज देते हैं कि ठीक है सर, आपका ये प्लान है, ये गाड़ी मिल जाएगी, इतनी कॉस्ट है, इतने आपको पैसे देने हैं, और ये टोटल टर्म्स कंडीशन उसमें लिखी होती हैं। फाइनल एग्री करने के लिए आप कहते हो कि भैया बुक कर दो। बुकिंग के लिए आपको अपना एक आईडी प्रूफ व्हाट्सअप करना होता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आईडी कार्ड, पैन कार्ड हम लोग लेते नहीं है। उसके बाद अगर पिकअप जहाँ से भी है, होटल का एड्रेस, ट्रेन का टिकट या एयरलाइन टिकट वो चाहिए होती है पिकअप के लिए, वो आप बाद में दे सकते हो, एक दिन पहले तो भी चलता है, कोई इशू नहीं होता उसमें। एंड फाइनल बुकिंग जब एग्री हो जाती है तो एडवांस पेमेंट आती है। एडवांस क्या है, मिनिमम 3,000 रुपये एडवांस लेते हैं, 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार तक एडवांस चलता है। डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी बुक की है, कितने दिन का टूर है, कितना बिलिंग अमाउंट है, उस हिसाब से फिर एक एडवांस लिया जाता है। बिल भी आपको इनवॉइस मिल जाती है, जो आईडी बुक देते हो उसी के नाम से आपको बिल मिल जाता है, पीडीएफ फाइल होती है, व्हाट्सएप पे रख सकते हो। और बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप चलता है, एक शेड्यूल बना के देते हैं कि जैसे आज पिकअप हो गया तो आज आपको इतने पे करने हैं, 2 दिन बाद जब यहाँ से वहाँ जा रहे हो तो इतने पे करने हैं, फिर इतने, मतलब एक शेड्यूल आपको बना के देंगे जिससे आप लोग बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप कर सकते हो। ऑनलाइन की सुविधा हमारे पास सब रहती है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। कैश हम लोग ज़्यादा लेते नहीं है, ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कभी भी आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, अपनी इंक्वायरीज भेजो, आपको रेट्स मिल जाएगा, गाड़ी अच्छी मिलेगी। एंड माय नेम इज़ विवेक नाम है मेरा, आप याद रख लो। और नंबर्स मेरे पास ही रहता है, जब भी कॉल करोगे तो मैं ही पिक करूँगा एंड आपको अच्छी सर्विस, अच्छी गाड़ी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वॉचिंग डी ट्रांसपोर्ट्स। थैंक्स।